Hello, can you see me? Can you hear me? Hi, good morning. NEET 2020 aspirants, can you see me? Can you hear me? Okay, I don't know. I'll have to check. Hi, good morning. Sorry for being 10 minutes late. Good morning. Are you able to see me? क्लास होगा रे बेटा, क्लास होगा, कैसे नहीं होगा? ओह नो, sorry, this is not anatomy of flowering plants. Good morning. Okay, we need to change some things. This is animal tissue. Good morning, good morning, good morning. So, welcome to the class. I'm sorry for being 10 minutes late. I am not in Delhi. I'm out of station. So, out of station होने के बाद भी मैं तुम्हारी क्लासेस लेने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारा नीट बहुत ही पास है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. आप हमारे साथ 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर आकर. अनअकैडमी प्लस पर आने का तरीका क्या है? आप अनअकैडमी प्लस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. देन यू कैन गो टू गेट सब्सक्रिप्शन नीट यूजी सेक्शन में एंड आप ऋतु कोड यूज़ करके, ऋतु कोड डालकर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, 2021 का बैच चल रहा है. मैं ऑलरेडी अराउंड जून से ये बैच चल रहा है, तो ये जनवरी तक मैं आपका पूरा +1 +2 का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा दूँगी. आपको लर्न करा दूँगी सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसके 2 पार्ट हैं. एनिमल टिश्यू ओके, राइटिंग एंड कॉकरोच. सो कॉकरोच आज की क्लास में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आई विल कवर एनिमल टिश्यू. ठीक है, कॉकरोच के लिए अलग से क्लास बना दी जाएगी. चलिए जी शुरू करते हैं. टिश्यू क्या होता है? पहली बात तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स नहीं बोलेंगे हम, सिमिलर सेल्स बोलेंगे. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है प्लस पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है. पॉलीसेकेराइड. ठीक है जी. ओके, नाउ बेटर आई थिंक. ओके, यहाँ से मुझे तुम्हारे कमेंट्स भी दिख जाएंगे. सही है. Group of similar cells along with their intercellular matrix having a common origin and performing a specific function. ठीक है, common origin. common origin का मतलब क्या है? आपके पास 3 जर्म लेयर्स हैं. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. सो आपका जो टिश्यू होता है वो जनरली एक ही जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड होता है. या तो वो सिर्फ एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड होगा, या वो सिर्फ मीजोडर्म से होगा, या फिर वो सिर्फ एंडोडर्म से होगा. एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. ये सारे आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन में. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with their intercellular matrix having a common origin and performing a specific function. ये सारी बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए. आपके पास एनिमल बॉडी में 4 प्रकार का टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें तीनों जो जर्म लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं जिसको बनने में. ठीक है, एक्टोडर्म भी कंट्रीब्यूट करती है, एंडोडर्म भी कंट्रीब्यूट करती है और मीजोडर्म भी कंट्रीब्यूट करती है. कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ मीजोडर्मल है, मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मीजोडर्मल है और न्यूरल टिश्यू सिर्फ एक्टोडर्मल है. ये हो जाएगा ओरिजिन वाली बात. अब आ जाओ एपिथेलियल टिश्यू को अपन डिटेल में करेंगे.
जितना भी हमारी बॉडी पे कवरिंग टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। मान लो ये आपकी स्किन है, मान लो ये आपकी स्किन है तो स्किन के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। मान लो ये आपके बॉडी है, बॉडी वॉल है, तो बॉडी वॉल के अंदर भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। कोई भी फ्री सरफेस हो वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। मान लीजिए आपका ऑर्गन है XYZ, ऑर्गन के बाहर भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। ये ऑर्गन की इनसाइड लाइनिंग है, ऑर्गन के अंदर भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। सो कोई भी फ्री सरफेस होगा तो वहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ये NCERT की लाइन है। हैज़ अ फ्री सरफेस, देखो यहाँ पे फ्री सरफेस है, यहाँ पे हवा लग रही है इसके फ्री सरफेस को, यहाँ पे अंदर बॉडी में फ्लूइड टच हो रहा है इसको। हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। इनकी खास बात ये होती है, मैं कल क्यों नहीं आई बेटा, मैंने बताया मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आई हूँ, ठीक है। चंडीगढ़ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। सो यहाँ पे अभी मुझे वाईफाई लगवाना है, तो मैं अभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर रही हूँ कि नहीं फ्रेंड के घर पे जाके जिनके पास वाईफाई है तुम लोगों की क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। सो अभी मेरे घर पे वाईफाई लग रहा है, सो इस बीच 1-2 क्लासेस तुम्हारी मिस हो गई हैं, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी रेगुलर क्लासेस ली जाएंगी, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है जी। आयुष सदानी हैप्पी बर्थडे। आगे चलेंगे। वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देखो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो बहुत पास होते हैं बेटा इस तरीके से, और इनकी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। अगला पॉइंट, एपिथेलियल सेल्स के पास हमेशा नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन जाता है, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू इज एवैस्कुलर, मतलब इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं जाती। नर्व्स तो जाती है यहाँ पे, तभी तो आपको चीज़ें फील होती हैं। कोई आपकी स्किन को टच करे तो आपको फील हो जाता है ना, तो नर्व्स तो जाती हैं लेकिन आपको वैस्कुलर ब्लड वेसल्स नहीं जाती यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो, ठीक है। तो ये नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से यहाँ से न्यूट्रिशन जाएगा, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और किसी टिश्यू में नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि बेसमेंट लेयर के ऊपर कई सारे लेयर ऑफ सेल्स हैं, और सिर्फ जो नीचे वाली लेयर है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच कर रही है, ऊपर वाली लेयर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच नहीं कर रही, उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। सिंपल एपिथेलियम जनरली हम शेप के बेसिस पे उसे क्लासिफाई करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पिचके हुए सेल्स पड़े हैं, इस तरीके से स्क्वाश्ड सेल्स पड़े हैं पिचके हुए, स्क्वामस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसे सेल्स पड़े हुए हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल क्या होता है बेटा, एक क्यूबॉइडल सेल्स का साइटोप्लाज्म हम ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देते हैं, है ये क्यूबॉइडल सेल्स ही, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म एक साइड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम माइक्रोविल्लाई कहते हैं, माइक्रोविल्लाई कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये आपको क्यूबॉइडल में भी मिलती है और कोलमनर में भी मिलती है, ठीक है। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रश बॉर्डर मिलेंगे। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होता है और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर होता है। अच्छा, कॉलमनर की बात कर लेते हैं। कॉलमनर टॉल सेल्स हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं इस तरीके से, जिनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की साइड है, बेस की साइड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर का क्या मतलब बनेगा, सेल्स जो लंबे लंबे हैं लेकिन ऊपर जाके माइक्रोविलाई है उनके पास, इस तरीके से, ठीक है जी। सिलिएटेड, सिलिएटेड क्या होता है, या तो क्यूबॉइडल सेल या तो कॉलमनर सेल, उसके ऊपर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं प्रोटीन के, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सीलिया, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सीलिया का काम क्या है,
सीलिया इस तरीके से मूव करता है और चीज़ों को आगे ट्रांसपोर्ट करता है। मान लो मैं इसके ऊपर कोई चीज़ रख दूँ तो ये इस तरीके से कर करके मूव करता है। सो सीलिया इज़ मूवेबल। देखो ध्यान रखो, माइक्रोविलाई कभी मूवेबल नहीं होते, सीलिया हमेशा मूवेबल होते हैं। माइक्रोविलाई का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, सीलिया का काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये वाली बात ध्यान रख ली है आप लोगों ने, ठीक है जी। सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड समझ रहे हो, ये स्ट्रैटिफाइड नहीं है, लेयर्ड नहीं है, लेकिन कोई सेल बड़ा होता है, कोई सेल छोटा होता है, कोई सेल बड़ा होता है, कोई सेल छोटा होता है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं, ये एक ही लेयर। हमें कैसे पता चला एक ही लेयर है? क्योंकि सबका बेस यहाँ पे नीचे टच कर रहा है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अगर सबका बेस नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच करेगा तो वो लेयर्ड नहीं है, इट इज़ अ सिंगल लेयर, बट इट लुक्स लाइक इट इज़ मल्टी लेयर्ड। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ द लास्ट इज ग्लैंडुलर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कितना हो गया? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, सूडोस्ट्रैटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और कॉलमनर में ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। हो जाएगा यहाँ तक? आगे चले। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम इज मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। 2 प्रकार के कंपाउंड एपिथेलियम है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने को लर्न करने के लिए क्लासिफिकेशन चाहिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम थोड़ा सा सेल्स का शेप चेंज करती है। जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसे नॉर्मल पड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन नहीं है मान लो, तो वो क्यूबॉइडल सेल्स नजर आएंगे। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा, तो वो आपको स्क्वामस नजर आएंगे सेल्स। ठीक है। सो कुछ नहीं लर्न करना है इसमें, सिर्फ इतनी सी बात लर्न करनी है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। हल्की सी स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है ये। देन इट इज स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब भी लेयर्ड होता है। आपको सिर्फ 2 ही लेयर्ड पढ़ने हैं, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड, क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, इन्हीं के आपको एग्जाम्पल्स आगे पढ़ने हैं। आगे चले। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड माइक्रोविलाई अभी तो बताया बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है सीलिया और माइक्रोविलाई में। माइक्रोविलाई साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। सीलिया साइटोप्लाज्म से नहीं बना हुआ, ये प्रोटीन के बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं सेल के ऊपर, और सीलिया की मूवमेंट होती है ताकि वो ऊपर पड़े हुए सब्सटेंस को मूव कर सके। माइक्रोविलाई कभी मूव नहीं करते, माइक्रोविलाई ऐसे रहते हैं और बस सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो आगे चलो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि ये इतना पतला होता है, हमेशा डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाता है। डिफ्यूजन बाउंड्रीज क्या होती है? कोई चीज़ क्रॉस करनी है कहीं से, तो डिफ्यूजन बाउंड्री है। तो ये आपको एल्विलाई में मिलेगा। क्यों? एल्विलाई में क्या क्रॉस कर रहा है? यहाँ पे मिलेगा आपको स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ से O2 क्रॉस करेगी, CO2 क्रॉस करेगा और यहाँ से कैपिलरीज में जाएगा। तो कैपिलरी की जो वॉल है बेटा, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। कैपिलरी सिंगल लेयर की वॉल होती है ना, तो कैपिलरीज की जो वॉल है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। देन एंडोथेलियम, एंडोथेलियम क्या होता है? जितना सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, उनकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोथेलियम कहते हैं। मान लो कोई भी ब्लड वेसल निकाल लो कैपिलरी को छोड़ के, आर्टरी ले लो, वेन ले लो, उसकी तो वॉल मोटी होगी ना, तो उसके भी सबसे अंदर यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम लगा होगा जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। हार्ट ले लो, हार्ट, ये हार्ट है, तो हार्ट के भी अंदर यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम लगा होगा यहाँ पे, जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। समझ गए एंडोथेलियम क्या होता है? पेरिटोनियम, बॉडी की अंदर वाली कवरिंग्स, बॉडी की वॉल की अंदर वाली कवरिंग्स को पेरिटोनियम कहते हैं। एंड बॉमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बॉमेंस कैप्सूल ऐसे होता है बेटा, तो यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम है। हालांकि यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है स्क्वामस, पोडोसाइट में ऐसे मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन है तो स्क्वामस एपिथेलियम ना। सो क्यों? ये भी डिफ्यूजन बाउंड्री है, यहाँ से ग्लोमेरुलस से फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है। सो बोमेंस कैप्सूल में भी स्क्वामस एपिथेलियम है, ये हमें लर्न करना है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे बात कर ले। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस अंशु ठाकुर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। देखो, क्यूबॉइडल और कॉलमनर का सेम काम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल का भी यही काम है, इसका भी यही काम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। क्यूबॉइडल आपको कहाँ पे मिलेगा? डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में मिलेगा भैया, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में मिलेगा। डक्ट ऑफ ग्लैंड की मतलब क्या होता है? ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड में ये वाले सेल्स हैं जो सिक्रीशन कर रहे हैं, यहाँ से सिक्रीशन कर दी, कोई भी सिक्रीशन कर दी, ये सिक्रीशन को बाहर निकलने का रास्ता दे रही है, ये दिस इज डक्ट। तो ये डक्ट हमेशा जनरली क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। सो क्यूबॉइड ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड। और पीसीटी में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पीसीटी क्या होता है बेटा? ये बॉमन्स कैप्सूल के यहाँ पे पीसीटी होता है, फिर यहाँ पे हेनलेज लूप होता है, फिर यहाँ पे डीसीटी होता है ना। तो पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोविल्लाए वाला क्यूबॉइडल पड़ा हुआ है। पीसीटी हैज़ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स। आई होप आप ये चैप्टर रिवाइज करके आए हैं ताकि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉलमनर सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस होता है। लाइनिंग ऑफ स्टमक, पूरा स्टमक का जो अंदर है वो कॉलमनर सेल से लाइंड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर से लाइंड है। अब आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। स्टमक में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती, लेकिन थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे कॉलमनर है, सिंपल कॉलमनर ऐसे। इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर याद है तो। फैट की एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। सो यहाँ पे ऐसे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर ऐसे, ठीक है जी, हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम आपको कहाँ मिलती है बेटा? सिलिएटेड क्यूबॉइडल पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, सिलिएटेड कॉलमनर पे हमेशा क्वेश्चन आता है। सिलिएटेड क्यूबॉइडल आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाता है, सिलिएटेड कॉलमनर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, या सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी लिखा होता है, तो डरना नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कुछ ऐसा है, मान लो ये आपकी ट्रैकिया है, दिस इज योर ट्रैकिया, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेटा यहाँ पे कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सूडो स्ट्रैटिफाइड भी होता है बेटा, सूडो स्ट्रैटिफाइड भी होता है ऐसे इस तरीके से, उनके ऊपर भी सिलिएटेड हो सकते हैं वो भी। बीच बीच में गॉबलेट सेल्स हैं। कौन से सेल है? गॉबलेट सेल है। तो यहाँ से म्यूकस प्रोड्यूस होता है गॉबलेट सेल से। तो इस म्यूकस को ऊपर की साइड स्वीप करते रहने के लिए, ऊपर की साइड स्वीप करते रहने के लिए हम सिलिएटेड सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको कॉलमनर सिलिएटेड भी मिल जाता है ऊपर की साइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड भी मिल जाता है ऊपर की साइड, और हल्का सा नीचे जाओगे तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल भी मिल जाता है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, वो है फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब में क्या होता है? देखिए इधर, ये आपका यूट्रस है, ये फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब यहाँ से क्या कैप्चर करती है? एग कैप्चर करती है। तो बेटा एग को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन करेगा? एम्प्यूला में रहता है ना एग, दिस इज एम्प्यूला। इसको ले जाने का काम कौन करेगा? तो बेटा यहाँ पे कॉलमनर सिलिएटेड होता है, कॉलमनर सिलिएटेड इस तरीके, वो ऐसे से करके एग को मूव करता है इस डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? नाउ सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कुछ नहीं करना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे आ जाओ। हमारी बॉडी में जितना भी ग्लैंड होता है वो सब एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। हमारी बॉडी में जितना भी ग्लैंड होता है वो सब एपिथेलियल का टिश्यू का बना होता है। ग्लैंड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक सेल का ग्लैंड है या बहुत सारे सेल्स का है? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल याद रखो, पूछा जा सकता है, गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर के तो बहुत है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है, गॉबलेट को छोड़ दिया जाए तो। सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, स्टमक, जितने भी हार्मोन वाले ग्लैंड्स हैं सारे के सारे मल्टीसेलुलर है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। एक और क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशंस। दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। इसमें क्या होता है? सेल्स ऐसे ही पड़े हुए, सेल्स अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं अपने साइड में। जैसे छोटा बच्चा कहीं लेटा होता है और वहीं पे ही सूसू पॉटी कर देता है, ये सेल्स जहाँ पे लेटे हैं वहीं पे ही अपना हार्मोन रिलीज कर देते हैं। जनरली ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स, क्वेश्चन आ सकता है, आर दी ओनली सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ हार्मोन्स ही हैं जो एंडोक्राइन के रूप से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका हार्मोन रिलीज हो गया, फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड में चला जाता है, तो आपका हार्मोन ब्लड में चला जाता है। देखो इनमें कोई डक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सो दे हैव नो डक्ट, दे आर डक्टलेस, दे रिलीज प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक्सोक्राइन में क्या होता है, दे हैव डक्ट्स, जैसे मैंने आपको डक्ट्स पढ़ाई थी, देखो इस ग्लैंड की ये डक्ट है, रिलीज प्रोडक्ट्स ऑन द सरफेस एग्जाम्पल बॉडी सरफेस और इनर सरफेस ऑफ एन ऑर्गन। ये कभी भी ब्लड में अपनी सिक्रीशंस नहीं डालते एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या तो वो जैसे मान लो स्किन सरफेस के ऊपर, मान लो ये आपकी स्किन है, ठीक है, ये क्या बन गया, मान लो ये स्वेट ग्लैंड है, तो ये यहाँ से पसीना बना के आपकी स्किन की सरफेस पे पसीना निकाल देगा। या आपका स्टमक है, मान लो यहाँ से स्टमक है, तो यहाँ पे वो यहाँ से सिक्रीशंस निकाल के यहाँ स्टमक के सरफेस पे सिक्रीशंस निकाल देगा, ठीक है। तो जनरली सरफेस पे ही अपनी सिक्रीशंस डालते हैं, चाहे वो सरफेस ऑर्गन का सरफेस हो या वो बॉडी का सरफेस हो, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, एंजाइम्स, ईयर वैक्स, स्पर्म, सलाइवा, स्वेट, स्वेट ग्लैंड्स को बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स को बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। ये सारे के सारे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हैं। अंडरस्टूड? आगे चलो आगे बात करते हैं। अरे मेरा बर्थडे कल है बेटा, आज नहीं है, आज नहीं है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मॉलिक्यूलर बेसिस करा दूंगी बेटा। चलो आगे चलो। कौन कौन बच्चा रो रहा है, ये कौन बच्चा रो रहा है, मैंने सोचा कौन बच्चा सो रहा है, कौन बच्चा सो रहा है बताओ तो, कौन कौन बच्चा जाग रहा है जरा बताओ तो, तुमको नींद आ गई मेरी क्लास में? कैसा बच्चा है रे? हाँ नीलम कलवानी, पार्टी, हाँ बेटा जरूर, तुम्हें जरूर पार्टी मिलेगी। पहले बताओ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन जाग रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस कराएंगे बेटा। जाग रहा है, चलो सही है, अदनान जाग रहा है। अभी सोने का टाइम है, बोलो अभी सोने का टाइम है, नीट में 10 दिन बचा है, अभी सोएगा तुम लोग? किसको नींद आ पा रहा है अभी, किसको नींद आ पा रहा है भैया अभी? मेरे को तो नहीं आ पा रहा है। रात को 11 साढ़े 11 बजे सोती हूँ, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ। मेरे को तो नहीं आ पा रहा है, सोच सोच के तुम्हारा पेपर है, हाय पता नहीं क्या ही होगा। चलो चलो पढ़ते हैं, आओ कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, आओ चलो। मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कभी भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ये नहीं करेगा, क्योंकि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स चाहिए। क्या काम है इसका? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इट ऑलवेज, अच्छा जिस जो पूछ रहा है नोट्स कहाँ से मिलेगा बेटा, कितनी बार बताया है, टेलीग्राम से नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम से नोट्स मिल जाएगा आपको। जाओ @ritu biology पे जाओ, इस चैनल पे जाओ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे एनोटेशन के साथ दे दूंगी पीडीएफ, चिंता मत करो आप, ठीक है। चलो हाँ जी, चलो 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 आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, जो बच्चा 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, वो मेरे को प्लस पे ज्वाइन कर सकता है। प्लस पे मैं पूरा बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, लर्न करा रही हूँ। जिसको नहीं आता, जिसको लगता है बेटा 2020 में कुछ ना हो पाएगा, 2021 के लिए आ जाओ, ठीक है। पहले तो 2020 के लिए फाइट मारो, ये मेरा सजेशन है। अब तो 10 दिन ही रह गए हैं, फाइट मारो अच्छी तरीके से, फिर 2021 के लिए आना। अगर ना हो पाए तो 2020 में पेपर दे के तुम लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, पेपर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा, सबको पता चल जाता है पेपर देने के बाद, ठीक है। तो ऋतु कोड यूज़ करके आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, ऋतु कोड यूज़ करके। 2021 का बैच चल रहा है, अभी मैं वहाँ पे जेनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो बेटा, ये सुनहरा मौका फिर ना मिल पाएगा, ठीक है जी। चलो आगे चलो। और अगर आपको इसको करने में कोई दिक्कत है, प्लस के लिए आपको कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन है, ये मेरा हेल्पलाइन है एक्चुअली, ऋतु रतेवाल का हेल्पलाइन है ये। तो आप प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। आगे आ जाइए। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या लर्न करना है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस को लर्न करना है हमें। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस 2 प्रकार का है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड।
जिसमें केराटिन भरा हुआ हो वो केराटिनाइज्ड, जिसमें केराटिन ना हो वो नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन इज़ अ टफ प्रोटीन, तो टफ प्रोटीन सबसे बाहर मिलेगा। स्किन के ऊपर आपको केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस मिलेगा, एपिडर्मिस ऑफ स्किन में मिलेगा। ठीक है, आपकी स्किन की 2 लेयर्स हैं जिनको नहीं पता, नीचे वाली डर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस। इनको टोटल को मिला के स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो डर्मिस तो बनी होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, जो मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। एपिडर्मिस पूरी की पूरी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस की बनी होती है और केराटिनाइज्ड की। क्यों भैया? केराटिन पानी लूज होने से बचाता है, तो हमें वाटर लॉस की बहुत खतरा है यहाँ से, तो यहाँ पे केराटिन भर जाता है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड वहाँ पे जहाँ पे फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन पानी का लॉस नहीं हो रहा, जैसे कि बक्कल कैविटी। non keratinized stratified squamous is found in moist surfaces of buccal cavity, pharynx, vagina। समझ गया? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एक ही जगह मिलेगा तुमको, डक्ट्स इन लार्जर ग्लैंड्स। अभी मैंने कहा था डक्ट्स इन ग्लैंड्स में क्यूबॉइडल मिलता है ना, लेकिन बहुत बड़े बड़े ग्लैंड्स में स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि पैंक्रियास। सेल जंक्शन पे आओ, बहुत क्वेश्चन आता है सेल जंक्शंस पे, पहले तो बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब तो कुछ सालों से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है इस पर अपने को सीखना है बहुत बढ़िया तरीके से। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स एज वेल एज मस्कुलर एंड न्यूरल सेल्स। देखो, सबसे ज़्यादा सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्कुलर टिश्यू में मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है। याद करो, हार्ट में इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शन मिलता है, डेस्मोसोम मिलता है। ऐसा नहीं है कि न्यूरल टिश्यू में मिलता नहीं है, याद करो न्यूरल टिश्यू में इलेक्ट्रिकल जो साइनैप्स होता है उसमें गैप जंक्शंस मिलता है। सो मेजॉरिटी एपिथेलियल टिश्यू में मिलता है, लेकिन मस्कुलर और न्यूरल में भी मिलेगा। सेल जंक्शंस कितने प्रकार का है? टाइट जंक्शंस, जो कि प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू। ध्यान रखो, फंक्शन ध्यान रखो, क्वेश्चन आएगा। सेल्स को आपस में इस तरीके से जोड़ देता है ऐसे कि कोई भी चीज़ लीक ना कर सके सेल टू सेल के बीच में से। एडहेरिंग जंक्शंस साथ वाले सेल्स को जोड़ के रखता है, एक सेल को दूसरे सेल से ऐसे आपस में, यहाँ से इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, डेस्मोसोम्स का भी सेम रोल है, सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ऐसे 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 आपस में कनेक्टेड करके रखता है। डेस्मोसोम्स में केराटिन फाइबर्स लगे होते हैं बेटा, जहाँ पे ये कनेक्ट होता है ना ऐसे, यहाँ पे केराटिन फाइबर्स लगे होते हैं इस तरीके से। सो सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स विद केराटिन फाइबर्स। केराटिन फाइबर्स भी, मतलब केराटिन फाइबर्स से सेल्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन केराटिन फाइबर्स इस प्रकार के जंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको याद करना एडहेरिंग और डेस्मोसोम्स दोनों सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स में होता है। गैप जंक्शन, 2 सेल्स का साइटोप्लाज्म कनेक्ट करते हैं, 2 सेल्स में गैप होता है, यहाँ से प्रोटीन की टनल्स बनी होती हैं इस तरीके से, ये टनल्स में से छोटा छोटा आयंस वगैरह पास हो जाता है। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स में मिलता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे कनेक्ट एपिथेलियल सेल्स विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई होप सेल जंक्शंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये मैं बता चुकी हूँ। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। सबसे ज़्यादा अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये। लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये दूसरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, तभी नाम कनेक्टिव टिश्यू है, और सपोर्ट करता है। ठीक है जी, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है, मैं तुम लोगों को भी पढ़ाऊँगी। ब्लड एंड लिम्फ आर दी ओनली कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर्स। इसका क्या मतलब है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जनरली सेल्स पड़े होते हैं ऐसे, सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू में लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे फाइबर्स पड़े होते हैं ऐसे, फाइबर्स पड़े होते हैं। फाइबर्स या तो कोलाजन के पड़े होते हैं, कोलाजन प्रोटीन के पड़े होते हैं,
या इलास्टिन प्रोटीन के पड़े होते हैं तो उनको इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी देते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं टिश्यू को। सो ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइबर्स नहीं होते जिसकी मैट्रिक्स में। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये सेल खुद ही सेक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स सेल्स खुद ही सेक्रेट करते हैं। ब्लड एंड लिम्फ ऐसा है, डू नॉट सिक्रीट देयर ओन मैट्रिक्स, डू नॉट। थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है, अपनी मैट्रिक्स खुद नहीं सिक्रीट करते, ठीक है जी। लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, चलो ये तो मैंने बता दिया। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आओ। ओ बच्चों, ऐसा है, हमारी हो गई है बैटरी लो, क्या समझे, हमारी हो गई है बैटरी लो और हमारा नहीं लगा है चार्जर, ठीक है। सो जरा लगाने दो चार्जर ढूंढ के प्लग को, 1 मिनट रुक जाओ। रुको, लग गया। ओ भाई सुन लिया, अब्दुल मुस्तफ़ा सुन लिया मैंने, मॉलिक्यूलर बेसिस कराना है, रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में करा दूंगी मॉलिक्यूलर बेसिस, रुको। आओ, कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स दूर दूर पड़े होते हैं और सेल्स भी दूर दूर पड़े होते हैं, तो वो लूज होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं होती। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स पास पास पड़े हुए हैं, ऐसे डेंसली पड़े हुए हैं और सेल्स भी पास पास पड़े हुए हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का तो हिसाब ही दूसरा है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप 2 टिश्यू पढ़ते हो, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है जी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहले आप पढ़ते हो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होता है, फाइबर जो है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। डेंस इरेगुलर में क्या होता है, फाइबर कोई ऐसे पड़ा हुआ है, 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 इरेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स हैं, ठीक है जी। डेंस रेगुलर के एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो कि मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, एमटीबी से याद करना है, मसल से बोन को टेंडन कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, बीएलबी से याद रखना है, बोन टू बोन लिगामेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है जी। देन डेंस इरेगुलर टिश्यू का सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ोगे स्किन के अंदर, जो स्किन में डर्मिस लेयर होती है ना, डर्मिस लेयर, उसमें आपको मिल जाएगा। देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपके 2 प्रकार के हैं, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है बोन और कार्टिलेज, क्योंकि इससे आपका स्केलेटल सिस्टम बनता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। चलें आगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर देते हैं बेटा। सबसे वीकेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ये है, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू ये है। इसके डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है सेल्स मार्क करने के लिए, ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा सेल इस प्रकार से दिया होता है, इस सेल को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मतलब फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। इससे जो फाइबर निकल रहे हैं वो कोलेजन फाइबर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में एक बड़ा सा सेल है जो कि मैक्रोफेज है, ठीक है। बहुत सारे WBCs आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, मैक्रोफेजेस मिलते हैं आपको, बेजोफिल्स मिलते हैं आपको, इओसिनोफिल्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। देखो फिर आपको यहाँ पे एक सेल दिया जिसको मास्ट सेल मार्क किया है। मास्ट सेल क्या है, बेसिकली बेजोफिल है। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है आपको पता होना चाहिए, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, और तीसरे वाला क्या,
तीसरे वाला क्या, अरे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना साक्षी सोलंकी, कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू सबसे अबंडेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट है, समझ रहे हैं? हाँ जी, और बोलो क्या रिलीज होगा, तीसरा बोलो थायमीन है, थायमीन रिलीज होगा, ओम जगदा बोलो, हेपरिन, ठीक है जी। क्या करता है ये, फाउंड बिलो स्किन, देखो मैंने तुम्हें स्किन की 2 लेयर्स बताई हैं, एपिडर्मिस बताया मैंने तुम्हें, उसके नीचे मैंने तुम्हें डर्मिस बताया है ना, आई हैव टोल्ड यू एपिडर्मिस, आई हैव टोल्ड यू डर्मिस, ये बन गई स्किन हमारी। स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है प्लस एडिपोज की बनी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सो फाउंड बिलो स्किन, पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स में काम आता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मैंने तुम्हें बेसमेंट मेम्ब्रेन कही है ना, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई है, समझ गए? अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, इसकी डायग्राम आ सकता है तुम लोगों को, सेल्स के बीच में बहुत मोटी सी फैट ड्रॉपलेट पड़ी होती है, ये पूरी फैट ड्रॉपलेट है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड में पड़ा होता है ऐसे, ठीक है, स्टोर्स फैट्स बीनीथ द स्किन, देखो बीनीथ द स्किन सबक्यूटेनियस में मिल गया आपको। पैकेजिंग ऑफ किडनी, हार्ट एंड आईबॉल्स, आईबॉल्स के अराउंड बहुत मिलता है, किडनी के अराउंड बहुत फैट मिलता है, और हार्ट के अराउंड बहुत फैट मिलता है। आगे आ जाओ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बोला था, दे आर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल बंडल्स, ये रहे कोलेजन फाइबर्स पैरेलल बंडल्स में, ठीक है जी। सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज बंडल्स, ये सेल्स रहे, ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल टेंडन और लिगामेंट कराया है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो कोलेजन फाइबर्स कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, ये पहचानने को आ सकता है, ये भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं आपके, आपको पहचानने के लिए आ सकता है कौन सा है, ठीक है जी। तो कोलेजन फाइबर जहाँ पे कोई ऐसे पड़ा हुआ हो, कोई ऐसे पड़ा हुआ हो, कोई ऐसे पड़ा हुआ हो, तो समझ जाओ डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है, और बीच बीच में सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। डर्मिस में मिलता है ये आपको, आपकी डर्मिस, स्किन की डर्मिस जो है वो बनी होती है डेंस इरेगुलर की। आगे चलो, कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बनते भी हैं। कार्टिलेज क्या है, सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ये रहे कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट ऐसे नहीं पड़े होते, कॉन्ड्रोसाइट्स अपने ऑफिस होता है इनके पास, अपना क्यूबिकल होता है, ठीक है, ये कैविटीज़ में पड़े होते हैं जिनको लैक्यूना कहते हैं, और यहाँ पे उनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मिलता है एक स्पेशल चीज़, और कॉन्ड्रिन प्रोटीन मिलता है दूसरी चीज़ जो आपको दूसरे कनेक्टिव टिश्यू में नहीं मिलता। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल, ये भी क्वेश्चन आता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है और प्लायबल है, रेजिस्ट कंप्रेशन, ऐसा नहीं है कि आप दबाओ तो दब जाएगा, कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनल कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। आपको पता है आपकी बोन्स जब बनती हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में तो वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ऑसिफाई हो जाती हैं, वो बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है पहले वो कार्टिलेज का बनता है, फिर वो बोन में कन्वर्ट होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आई होप ये डायग्राम क्लियर है आपको, लैक्यूना, कॉन्ड्रोसाइट और उसमें बीच में कोलेजन फाइबर, जो यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, दिस इज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक मिनट कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। कार्टिलेज 3 प्रकार का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट है और वीकेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट लेकिन वीकेस्ट और फाइबरलेस कार्टिलेज है, एपेरेंटली फाइबरलेस, इसमें फाइबर्स नहीं नजर आते माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है जी। कहाँ मिलता है आपको, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स में, ठीक है जी। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे 2 बोन्स का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा हाइलिन कार्टिलेज होता है यहाँ पे,
एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में, फिर यहाँ पे आपका जॉइंट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड हो जाता है ना, फिर यहाँ पे लिगामेंट हो जाती है ऊपर, सबसे ऊपर बोन टू बोन लिगामेंट जॉइन हो जाती है, ठीक है। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में मिलता है आपको लैरिंग्स, आपका पूरा हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, नेजल सेप्टम आपका पूरा हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज को हमने कैसे याद करना है, ईयर पिन्ना नोज टिप, ईयर पिन्ना नोज टिप, फिर ईयर से अंदर जाओ मिडल ईयर में यूस्टैशियन ट्यूब, फिर यहाँ पे लैरिंग्स के ऊपर आओ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, नोज टिप, ईयर पिन्ना, यूस्टैशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, ये सब का सब येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसमें इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेचेबल कार्टिलेज होता है। देखो तुम्हारा नोज टिप कितना स्ट्रेचेबल है, ईयर पिन्ना कितना स्ट्रेचेबल है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, मोटे मोटे बंडल पड़े होते हैं कोलेजन फाइबर्स के, ठीक है जी। वर्टिब्री के बीच में, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, उनके बीच में पैड पड़ा होता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। याद हो जाएगा तीनों कार्टिलेज, बोलो बोलो रे, समझ आ गया। चलो आगे, रिवीजन क्लास की टाइमिंग जिन बच्चों को नहीं पता 7 AM होती है हर रोज, एवरी डे 7 AM, ठीक है जी। पार्टी लेने चंडीगढ़ आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना अभिजीत, नीट आ रही है, पार्टी लेने की पड़ी हुई इन लोगों को। आ जाओ, बोन चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी करो। बोन, बोन देखो बेटा, बोन का ये जो लंबे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। बोन का जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं एपिफाइसिस। डायाफाइसिस में एक कैविटी होती है, यहाँ पे एक कैविटी होती है पूरी, इस कैविटी को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो भरा होता है। ये जो यहाँ पे बोन टिश्यू है, यहाँ पे कैविटी के साइड में, इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अब आ जाओ एपिफाइसिस पे। एपिफाइसिस में बोन के टुकड़े पड़े होते हैं इस तरीके से, बोन का पूरा कॉम्पैक्ट बोन नहीं होता, बोन के ऐसे टुकड़े पड़े होते हैं, इन टुकड़ों को बोलते हैं ट्रैबिक्यूले। ट्रैबिक्यूले के बीच में रेड बोन मैरो भरा होता है, जहाँ से तुम्हारा पूरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारा ब्लड सेल्स बना होता है, इनके बीच में रेड बोन मैरो भरा होता है। रेड बोन मैरो कभी भी मेडुलरी कैविटी में नहीं भरा होता, हमेशा येलो बोन मैरो भरा होता है। येलो बोन मैरो का क्या काम है बेटा, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड सेल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है, तो येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ रिजर्व इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी जिसको एपिफाइजियल लाइन कहते हैं, ठीक है जी। चलें आगे। हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सरफेस, बहुत हार्ड होती है बोन, नॉन प्लायबल होती है। ऑसिन प्रोटीन मिलता है आपको, जैसे वहाँ पे कॉन्ड्रीन प्रोटीन मिल रहा था। कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ देते हैं बोन को। आपको पता है आपका बोन और आपका टीथ मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स। क्या बोन एक लिविंग टिश्यू है? भैया जी, बोन बिल्कुल एक लिविंग टिश्यू है। जस्ट बिकॉज बोन इतना हार्ड है, इतना टफ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिविंग टिश्यू नहीं है। लिविंग सेल्स कैल्शियम फॉस्फेट के बीच बीच में पड़े होते हैं, ठीक है। आओ हम पढ़ते हैं। इस बोन को हम ऐसे काट लेते हैं, सेंटर से काट लिया। अब इसको यहाँ से अंदर से यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सी। तो ये कटी हुई बोन है, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द बोन लाइक दिस। ये आपको मेडुलरी कैविटी नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन में यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनमें से ब्लड वेसल्स जा रही हैं। इन ट्यूब्स को बोलते हैं हैवर्जियन कैनाल्स। ये बेसिकली बोन सेल या ऑस्टियोसाइट को न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है। हैवर्जियन कैनाल के साथ साथ में यहाँ पे कैविटीज़ पड़ी होती हैं, और ये कैविटीज़ ऐसे स्टार शेप कैविटीज़ हैं, देख रहे हो ऐसे
ऐसे कैविटीज़ पड़ी हुई हैं जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाई हुई हैं, ये मैंने दिखाई हुई है, ठीक है, ये मैंने कैविटीज़ दिखाई हुई हैं। इन कैविटीज़ को बोलते हैं लैक्यूना। तो मतलब बोन और कार्टिनेज दोनों के सेल लैक्यूना में पड़े होते हैं। इन लैक्यूना के अंदर सेल्स पड़े होते हैं, बोन सेल पड़े होते हैं, जो कि थोड़े वो भी स्टार शेप से होते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। तो ये मैंने दिखा दिया ऑस्टियोसाइट इन लैक्यूना। एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। डायग्राम रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है, ये वाला डायग्राम दिया हुआ, ये वाला हैवर्शियन सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बीच में हमारे ऑस्टियोसाइट पड़े होते हैं लैक्यूना के बीच में। ये ऑस्टियोसाइट मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है और यहाँ पे भी मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स है वो लैमिलेटेड है, मतलब लेयर्स में। देखो ये मैट्रिक्स की एक लेयर है, फिर सेल्स की एक लेयर आ गई, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स की एक लेयर है। सो लैमिलेटेड मैट्रिक्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि लैमिलेटेड मैट्रिक्स आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्स की एक और लेयर आती है, लैक्यूना और सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे सेल्स की एक और लेयर आती है, फिर यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स, फिर सेल्स की एक और लेयर आती है, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम को हैवर्जियन सिस्टम कहते हैं या ऑस्टियन कहते हैं। आपको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है। मैमेलियन बोन का की फीचर होता है हैवर्जियन सिस्टम, और किसी बोन में नहीं मिलता है, कॉम्पैक्ट बोन का फीचर है। हैवर्जियन सिस्टम में क्या है, बीच में हैवर्जियन कैनाल, फिर लैमिलेटेड मैट्रिक्स, फिर सेल्स की लेयर लैक्यूना के बीच में, फिर लैमिलेटेड मैट्रिक्स, फिर सेल्स की लेयर लैक्यूना के बीच में। यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, हैवर्जियन कैनाल से ये न्यूट्रिशन लेते हैं बेसिकली ये जो सेल्स हैं। अंडरस्टूड। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है, अभिजीत सिंह बता देते हैं। बच्चा पूछ रहा है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, जब बोन बनने लगती है, जब बोन बनने लगती है तो बोन सेल, मान लो ये बोन सेल है, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स सिक्रीट करता है क्योंकि बोन नई नई बन रही है। तो इस सेल को इस टाइम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। ब्लास्ट का मतलब होता है टू फॉर्म। जब तक बोन मैच्योर नहीं होती तब तक ऑस्टियोब्लास्ट बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स सिक्रीट करता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स है ये। जब बोन बन जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑस्टियोसाइट कुछ नहीं है, बोन सेल ऑफ अ मैच्योर बोन। जब बोन मैच्योर हो जाती है तो उसके सेल को ऑस्टियोसाइट कहने लगते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करती, बस थोड़ा थोड़ा सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, जो कि वियर एंड टियर के लिए, वियर एंड टियर को ठीक करने के लिए काम आता है, रिपेयर के काम आता है। कुछ सेल्स होते हैं जो बोन को डिसॉल्व करते हैं, बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट तोड़ तोड़ के ब्लड में डालते रहते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स, उनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है। वाई इज बोन सो हार्ड, कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना बेटा उसमें, ठीक है। चलो आगे, अब आ जाओ मस्कुलर टिश्यू में। ब्लड और लिम्फ हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू तो बहुत आसान है, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। 3 प्रकार का मसल है, स्केलेटल मसल, विसीरल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है जी। इधर आ जाओ। स्केलेटल मसल जो होते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स में मिलते हैं। स्केलेटल मसल्स का नाम स्केलेटल मसल क्यों है बेटा, क्योंकि वो बोन के ऊपर लगी होती है। ये बोन है, इसके ऊपर ये मसल लगी हुई है। मसल टू बोन कौन अटैच करता है, टेंडन। तो दिस इज अ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल है जो बोन के ऊपर लगी हुई है। इनके सेल्स हमेशा सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस, इस तरीके से देख रहे हो, ये न्यूक्लियस बनाए हुए, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज बेसिकली अ सिंसीशियम। सिंसीशियम समझते हो, जब आप एम्ब्रियोनल स्टेज में थे तो बड़े सारे सेल्स थे ऐसे, फिर ये बड़े सारे सेल्स ने बना के एक ही सेल बना दिया और इसमें बड़े सारे न्यूक्लियस आ गए ऐसे, ठीक है। इनमें लाइंस होती हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं, तो ये दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड।
ये जनरली स्केलेटल मसल्स में मिलते हैं, स्केलेटल मसल्स विच यू कैन मूव योर सेल्फ। तो ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जैसे कि बाइसेप्स आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो देखो skeletal muscles, they are striated, they are voluntary, they are closely attached to skeletal bones. Understood? Now visceral muscles या smooth muscles, ठीक है, इनकी शेप देखो कैसी होती है। विसरल मसल या स्मूथ मसल्स की आई जैसे हमारी आंख होती है उस जैसी शेप होती है ऐसे, और जैसे हमारी आंख में बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट होता है वैसे इनका एक न्यूक्लियस होता है। सो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है। फ्यूजीफॉर्म शेप इसी को कहते हैं जो साइड साइड से पतली होती है और बीच से मोटी होती है, फ्यूजीफॉर्म शेप। अब ये कहाँ मिलती है? ये विसरल ऑर्गन्स की वॉल में मिलती है, ठीक है जी। इधर देखो, ये स्मूथ होती है, कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है, आप खुद नहीं मूव कर सकते। फॉर्म्स द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन। अब देखो स्टमक की वॉल को क्या आप खुद मूव कर सकते हो? अब तुम कहोगे मैम हम तो कर लेते हैं, मैं तो बेली डांसर हूँ मैम, मैं तो मूव कर लेती हूँ। बेटा तुम स्टमक की वॉल को नहीं मूव करते, जैसे बाबा रामदेव जब मूव करता है, आप स्टमक की वॉल को मूव नहीं कर रहे हो, आप एब्डोमेन की वॉल को मूव कर रहे हो। सो एब्डोमिनल वॉल वो स्केलेटल है, लेकिन स्टमक की जो वॉल है वो स्मूथ है। आप इंटेस्टाइन को खुद मूव नहीं कर सकते हो, आप स्टमक को खुद मूव नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारी जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स हैं आप उनको मूव नहीं कर सकते। तो वो सारी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। फाउंड इन ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, दे आर स्मूथ। अंडरस्टूड? कार्डियक मसल सेल्स हार्ट में मिलते हैं, इसमें दोनों का मिश्रण है, इसका और इसका। ये सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं। इधर देखो, ये स्ट्राइएटेड भी होते हैं, स्केलेटल की तरह स्ट्राइएटेड होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं विसरल की तरह। फाउंड इन हार्ट। अब देखो, दे आर सिलेंड्रिकल बट ब्रांच्ड। सिलेंड्रिकल होते हैं पर ब्रांच होते हैं। जैसे कि देखो ये एक सेल है, दिस इज वन सेल, यहां से यहां तक एक सेल है, तो ब्रांचिंग देख रहे हो इसकी, यहां से यहां तक एक सेल है, समझ रहे हो? सो दे आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, और इनमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं बिल्कुल स्केलेटल मसल की तरह, ठीक है। इनकी खास बात यह है कि जहां सेल टू सेल मीट करेगा, मान लो ये सेल से ये सेल मीट कर रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ बनेगी जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क में एक तो गैप जंक्शन होते हैं, और एक डेस्मोसोम्स होते हैं सेल्स को कनेक्ट करने के लिए। सो आपके सेल जंक्शंस मिलते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टूड? 3 प्रकार की मसल्स। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका बॉडी का 50% वेट मसल्स से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आओ नेक्स्ट न्यूरल टिश्यू पे आ जाओ, ठीक है। न्यूरल टिश्यूज आर एक्साइटेबल सेल्स। अच्छा, मसल टिश्यूज भी एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इवन मसल्स दे आर एक्साइटेबल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। मतलब मसल टिश्यूज एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने का मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, आप मेरा डिटेल्ड लेक्चर देख सकते हैं। सेल एक्साइट होने का मतलब होता है सेल का डीपोलराइज होना। सो मसल सेल्स को आप डीपोलराइज कर सकते हो, और उनको डीपोलराइज करके क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। मसल सेल पहले इतना साइज का होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब एक्साइट होके इतना सा हो जाएगा। सो मसल सेल्स कैन गेट एक्साइटेड एंड गेट कॉन्ट्रैक्टेड। न्यूरल सेल्स एक्साइट तो होते हैं पर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एक न्यूरॉन अगर एक्साइट हो गया, तो ये कुछ नहीं, दूसरे न्यूरॉन के ऊपर सूसूम कर देगा और कुछ नहीं, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा साइनैप्स में। सो न्यूरल टिश्यू इज एन एक्साइटेबल टिश्यू बट नेवर अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। नाउ दिस टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। ये बेटा जैसे चेंज होता है कंडीशंस का, तो बॉडी रिस्पॉन्ड न्यूरल टिश्यू की वजह से कर पाती है। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से भी कर पाती है, पर मेजर रोल न्यूरल टिश्यू का होता है, ठीक है जी। न्यूरल टिश्यू में क्लासिफिकेशन अपन कर लेते हैं। हाँ जी, कैन वी गो ऑन अ डेट? जरूर जरूर बेटा, आओ आओ चंडीगढ़, तुम्हें डेट पे लेके जाऊँ मैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स मेन काम करते हैं न्यूरल टिश्यू में, न्यूरोग्लिया सपोर्ट स्टाफ है, ठीक है जी।
मायोब्लास्ट मसल फॉर्मिंग सेल है, हाँ जी अभिजीत मसल फॉर्मिंग सेल है। तो ये कौन से मसल बनाते हैं? सभी प्रकार की सेल्स बनाते हैं बेटा, मसल्स बनाते हैं बेटा ये, ठीक है। आओ, फ्रॉग और अर्थवॉर्म बेटा जिसने पहले नहीं किया है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म जिसने नहीं किया है वो अब छोड़ दो, एंड मोमेंट पे करने की जरूरत नहीं है, जो कर चुका है वो एक बार रिवाइज कर लेगा। मुझे लगता नहीं मैं यहाँ पे करा पाऊंगी। चलो, न्यूरॉन्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं बेटा। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जिनके पास सिर्फ एक ये डंडी होती है, ये एक्सॉन या डेंड्राइट का काम कर सकती है, पर ये एडल्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलते, ये एम्ब्रियो में मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, इनके पास एक डेंड्राइट होती है और एक एक्सॉन होता है। ये आपको रेटिना में देखने के लिए मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। टॉफी जैसे होता है ना, ये आंख में होते हैं। सूडो यूनिपोलर, जो एक डंडी निकालते हैं लेकिन वो डंडी दो डंडियों में टूट जाती है, डेंड्राइट और एक्सॉन में, तो ये दिखाते हैं कि मैं यूनिपोलर हूँ, लेकिन आगे जाके दो में टूट जाते हैं, तो ये सूडो यूनिपोलर है। कहाँ मिलेंगे? डॉर्जल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल नर्व्स में मिलेंगे। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है। और फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन जिनके बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ मिलेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। न्यूरोग्लिया पे क्वेश्चन आया था एक बार, दे मेक अप मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 50% से भी ज़्यादा वॉल्यूम ये न्यूरोग्लिया बनाता है, ये क्वेश्चन आया था, 50% पे क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। न्यूरोग्लिया आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने स्पाइनल कॉर्ड्स और क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रल क्रेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मेन आपको न्यूरोग्लिया मिलता है वो मिलता है श्वान सेल, जो कि माइलिन शीथ बनाता है। माइलिन शीथ श्वान सेल द्वारा बनाई जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाएगा? सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स दे आर बेसिकली मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन। तो बेसिकली ये फैगोसाइटोटिक सेल है जो कि बैक्टीरिया का सफाया करता है। चले, यूनिपोलर और मल्टीपोलर क्या होता है बेटा? देखो, यूनिपोलर में कोई डेंड्राइट नहीं होता, सिर्फ एक एक्सॉन होता है। बाइपोलर में एक डेंड्राइट एक एक्सॉन होता है। सूडो यूनिपोलर में पहले एक सिंगल जाता है, फिर वो एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट में ब्रेक हो जाता है। और मल्टीपोलर में बहुत सारी डेंड्राइट होती हैं और एक एक्सॉन होता है। तो जनरली आप मल्टीपोलर ही पढ़ते हो, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आ जाओ। 2019 का क्वेश्चन है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, बोलो। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं बेटा, जो पूछ रहा है बच्चा। हित्ती धीमान, यू आर ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़, आ जाओ मिलने, आ जाओ आ जाओ। कहाँ मिलता है सिलिएटेड एपिथेलियम? ब्रोंकियोल्स मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड फलोपियन ट्यूब। देखो, अगर ट्रैकिया दिया होता तो भी ठीक था, ब्रोंकस दिया होता तो भी ठीक था, ब्रोंकियोल दिया हुआ है तो भी ठीक है, क्योंकि ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आंसर ए बन गया, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैच करो रे, मैच करो। जल्दी मैच करो। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, आओ करें। टाइट जंक्शंस एस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज, अभी पढ़ा था, टाइट जंक्शंस लीकेज प्रिवेंट करते हैं। सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स करते हैं। गैप जंक्शंस साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं।
साइनैप्स ये हो रहा है, सही है सही है। ए का 3, सी बन जाएगा, सी बन जाएगा। आई होप सबका बन गया है। अभी स्टडी विद मी सेशंस, नेहा बेटा अभी देखती हूँ, आई डोंट, अभी मुझे नहीं लगता कंडक्ट होंगे, बट आई विल टेल यू, मैं कंफर्म कर दूंगी आपको स्टडी विद मी सेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर नीट 2016 का क्वेश्चन है, बोलो। इतना आसान, इतना आसान, हद आसान क्वेश्चन। स्मूथ मसल, हद आसान क्वेश्चन, बोलो रे। ये देखो मैम, आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, क्या करेगे रे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर का? हेल्पलाइन पे कॉल करो, जल्दी बोलो रे, नहीं तो मैं आंसर दे रही हूँ फिर। नेजल सेप्टम क्या है बेटा? तुम्हारे नाक के बीच में दीवार है ना, ये एक नाक है, ये दूसरा नाक है, उसके बीच में जो दीवार है वो नेजल सेप्टम है। इनवॉलेंट्री है, फ्यूजीफॉर्म है, नॉन स्ट्राइटेड है, यही सही होना चाहिए। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री तो बकवास है, स्ट्राइटेड भी बकवास है। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। आगे, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन? कौन सा टिश्यू अपनी लोकेशन के साथ बढ़िया मैच कर रहा है, बताओ। 2016 क्वेश्चन है ये भी, मैच करो। पीडीएफ बेटा @ ऋतु बायोलॉजी, ऋतु बायोलॉजी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम, जिन बच्चों को नहीं पता, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके आपको ये लिंक डालोगे वहाँ, तो मेरे ग्रुप में फिर ज्वाइन कर लो। देख लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज, बकवास। इलास्टिक कार्टिलेज, टिप ऑफ नोज। लाइनिंग ऑफ स्टमक, कॉलमनर। एरियोलर टिश्यू, टेंडन, बकवास। टेंडन क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है, सी बिल्कुल सही है। आगे चले, वेरी गुड। प्रतिभा पांडे, श्रुति खंडेलवाल, जसप्रीत, सही है। आगे आओ। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, देखो जंक्शन पे फिर से क्वेश्चन आया है। जंक्शन पे फिर से क्वेश्चन आया है, बोलो। separate two cells, stop substances from leaking, performing cementing, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm. दो 2021 का बैच ज्वाइन करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए 2021 में 50 से भी ज़्यादा टीचर्स से, बेटा हमारे पास बहुत टीम्स हैं। कोटा की टीम हमारे पास है, जितना जो दूसरा चैनल है हमारा, क्या कहते हैं, नीट यूजी, उसकी टीम हमारे पास है। हमारी जो लेट्स क्रैक नीट यूजी, उसकी टीम हमारे पास है। बायोलॉजी 101, उसकी टीम हमारे पास है। सारा का सारा आपको अनअकैडमी प्लस पे अपना कोर्स पढ़ा रहा है। अनअकैडमी प्लस पे आपका कोर्स पढ़ा रहा है, तो अनअकैडमी प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऋतु कोड यूज़ करके। नीचे लिखा हुआ है, ऋतु कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो जाएंगे। आंसर है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल्स, बिल्कुल जी। आगे चलेंगे। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, जल्दी से करो, 2014 का क्वेश्चन है। फुल लेंथ बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो नीट से पहले? अच्छा चलो मैं देखती हूँ, बोलो रे, आंसर दो। मैं कर रही हूँ, तुम लोग नहीं कर रहे तो। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। टेंडन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं रे। एडिपोज इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नहीं रे। कार्टिलेज इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं रे। एडियोलर इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज में कौन सा पड़ा है? एरियोलर और एडिपोज, दो ही तो पड़ा है। रसोड़े में कौन था? कौन बच्चा पूछ रहा है ये? शोएब। नीट था बेटा रसोड़े में, नीट 2020 जो 13 सितंबर को हो रहा है। 2014 का क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करो, करेक्टली मैच पेयर करो। अरे यार ये इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर आगे आना चाहिए था सिलिएटेड एपिथेलियम।
सारा बकवास है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, स्क्वामस एपिथेलियम। थोड़ा सा गलत है ये क्वेश्चन, मिसप्रिंट हो रखा है, पर तुम समझ जाओ, भावनाओं को समझो ना। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में सिलेटेड एपिथेलियम नहीं होता। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होता है, और ब्रोंक्यूल्स में आपका सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। आंसर क्या बना? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, डीसीटी में भी क्यूबॉइडल है, पीसीटी में भी क्यूबॉइडल है, बस पीसीटी में माइक्रोविलाई वाला क्यूबॉइडल है। आगे चले। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन। ओ, आइडेंटिफाई करो, अभी बताया था आइडेंटिफाई करने आया है, बोलो। आशुतोष, अगर तुम्हारा एनटी वाले टेस्ट में 320 आ रहा है तो तुम्हारा नीट में 340 तो क्रॉस करेगा। जितना तुम लोगों का एनटी में स्कोर आ रहा है उससे ज़्यादा तुम नीट में स्कोर करोगे। जल्दी। क्या है भैया ये? स्केलेटल मसल है ना ये बकवास, ये हो सकती है, ये हो सकती है। टेपरिंग एट बोथ हैंड्स तो है ही नहीं। आंसर डी बन गया। स्केलेटल मसल शो स्ट्राइएशंस, सिंपल बात है। आगे चलो। गिवन बिलो इज अ डायग्राम। ओ हो, डायग्राम पहचानो तो कौन है? अभी डायग्राम कराया ये, अभी डायग्राम बनाया है ना? तो मतलब अपने को क्या पता चलता है यहाँ से कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि अभी हम क्लास ख़त्म करके एनसीईआरटी खोलेंगे, उसका चरण स्पर्श करेंगे, जय एनसीईआरटी बोलेंगे, एनिमल टिश्यू पे जाएंगे और उसके सारे डायग्राम्स ध्यान से देख लेंगे। पढ़ भी लेंगे उस चैप्टर को, लेकिन डायग्राम्स भी देख लेंगे। क्या बोलते हो? आओ देखें बी क्या है। ये तो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट देख लेते हैं बी कहाँ पे है। माइक्रोफेज, कोलाजन फाइबर्स। आंसर तो ए ही बन गया। ये फाइब्रोब्लास्ट है ना, ए मैक्रोफेज है, डी क्या है? ये बेजोफिल है, कराया था ना। सी कोलाजन फाइबर है। इजी। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन है ना। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नोज टिप आर एग्जाम्पल्स ऑफ। 2012 का क्वेश्चन है, बोलो रे। कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। समझ गया? आगे चलेगा। द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन। दोबारा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है 2021-2011 का। रिपीट क्वेश्चन है। The ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in। ये तो इजी क्वेश्चन है रे, कब तक बार बार सेम क्वेश्चन कब तक आएगा, है ना? इजी। आगे चले। द सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। ये थोड़ा सा बता दो, 2011-2010 में आया था। ब्लड वेसल के अंदर कौन सा सेल लाइन करता है बेटा? अभी बात हुई थी। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल्स इनसाइड मैंने बताया था, एंडोथीलियम बताया था। एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स के अंदर लाइन करता है, एंडोथीलियम। ठीक है जी। तो
तो ये एंडोथेलियम किससे बना हुआ है? स्क्वामस एपिथेलियम से। इजी क्वेश्चन, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, डायग्राम, फिर से डायग्राम पहचानो। कौन हूं मैं? बोलो 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 बोलो, कौन हूं मैं? बोलो रे, 13th नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं बता रही हूँ तुम लोग नहीं बता रहे। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की फोटो है ना? डेंस रेगुलर, देखो यहाँ पे कितने रेगुलरली कोलेजन फाइबर्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सेल्स हैं बीच में। ये कार्डियक मसल सेल की फोटो है, ये ग्लैंड्स की फोटो है, ये आई थिंक कॉलमनर की फोटो है ना, ये कॉलमनर सेल्स की फोटो है। आओ देखते हैं। बी इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लोकेशन इंटेस्टाइन, फंक्शन सिक्रीशन, ये हो सकता है। देन सी इज कोलेजन फाइबर्स, लोकेशन कार्टिलेज, नहीं ये गलत है, कार्टिलेज की नहीं है ना, ये डेंस रेगुलर की है ये। डी इज स्मूथ मसल, नहीं ये कार्डियक मसल है ना। ए इज कॉलमनर एपिथेलियम, नेफ्रॉन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्ब, नहीं नेफ्रॉन में कॉलमनर नहीं होता ना, नेफ्रॉन में कॉलमनर नहीं होता ना, तो आंसर हमारा यही बनेगा ए। बी इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि इंटेस्टाइन में सिक्रीशन करता है। हो जाएगा, आगे चलो 14th क्वेश्चन में आ जाओ। 2010 में क्वेश्चन आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर को-करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। करेक्टली मैच्ड बताओ कौन कौन सा है, जल्दी से बता दो। करेक्टली मैच्ड कौन सा है बेटा जी? बात करें, देखो ये थोड़ा सा दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के मिला के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं ना। टीबिया एंड फ्यूबुला बोथ फॉर्म द पार्ट ऑफ नी जॉइंट। चलो मैं मानती हूँ तुम लोगों को मान लो ये नहीं पता है, ठीक है। फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर करेक्टली मैच ढूंढना है हम लोगों को, करेक्टली मैच ढूंढना है। चलो, कार्टिलेज एंड कॉर्निया, नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड, ये सही है बेटा। कार्टिलेज भी एवैस्कुलर होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी एवैस्कुलर होता है, कार्टिलेज भी एवैस्कुलर होता है और कॉर्निया भी एवैस्कुलर होता है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तुम्हें ये देख के पता चल जाना चाहिए कि आंसर ये है। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, नहीं बेटा, एक हिंज जॉइंट होता है। प्री मोलर्स एंड मोलर्स 3 रूटेड, सारे के सारे 3 रूटेड नहीं होते, ये भी नहीं है। सो हमारा आंसर ये बन गया। ये अपने को पता है ना, सही चीज़ है, चाहे अपने को कुछ भी ना पता हो कि कार्टिलेज और कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, फिर भी उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। कितने क्वेश्चन और हैं हमारे पास? 2-4 क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट, बताइए। आपको करेक्ट पेयरिंग ढूंढनी है ऑर्गन की और टाइप ऑफ मसल जो उसमें मिलता है, उसकी करेक्ट पेयरिंग आपको ढूंढनी है। ढूंढिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जल्दी से जल्दी से। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल होता है, नहीं रे, स्केलेटल मसल होता है। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल होता है, अभी बात हुई थी, स्मूथ मसल होता है। आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, नहीं, एब्डोमिनल वॉल तो स्केलेटल होता है ना, एब्डोमिनल वॉल तो बेली डांसर्स मूव करती है ना, बाबा रामदेव भी मूव करता है, तो वो तो स्केलेटल होता है, ये वाला सही है। आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड, नहीं रे, स्ट्राइएटेड होता है ना, स्ट्राइएटेड होता है ना, तो हमारा आंसर सी बन गया। ठीक है, सुनो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। 4 क्वेश्चंस है पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के होमवर्क हैं।
ये आप खुद करके आएंगे। होमवर्क आप कैसे करेंगे, मैं आपको PDF दे दूँगी, ठीक है। एक तो ये वीडियो लाइक करके जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों को मज़ा आया है, आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इसमें कुछ एडिशन चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। या आपको वीडियो जस्ट अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या नीट के बाद भी कर सकते हो कमेंट। अगर नीट तक टाइम बचाना चाहते हो तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको PDF मिल जाएगा इसका @ritu biology पे, एनोटेशन के साथ दे दूँगी मैं, ठीक है जी। 2021 का बैच ज्वाइन करने के लिए आप ऋतु कोड डाल के बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, नीट UG कैटेगरी में जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, 1 साल का, 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे ऋतु कोड डाल के। कोई दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो। थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग, ठीक है जी। अभी क्लास ख़त्म कर रही हूँ, कल मिलती हूँ तुम लोगों को, कल मिलती हूँ 7 बजे, 7 AM मिलती हूँ, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय बाय, आई विल सी यू एट 7 AM टुमारो।